समुद्र में टॉम का परिवार, उसकी पत्नी जूलिया और 2 बच्चे कैसी और बेन कैरिबियन समुद्र में नौका यात्रा पर निकले। टॉम और बेन मछली पकड़ने में व्यस्त हैं। कैसी अपने गैजेट में खोई है और जूलिया तैरने जाती है। अचानक कुछ उसे परेशान करता है। जूलिया चारों ओर देखती है, लेकिन समुद्र शांत है। फिर भी उसे कुछ बड़ा और खतरनाक महसूस होता है। नौका पर उपकरण अजीब से काम करने लगते हैं, लेकिन टॉम मछली पकड़ने में व्यस्त है, इसलिए ध्यान नहीं देता। जूलिया की हालत बिगड़ती है और वह डूबने लगती है। वह चिल्लाती है, लेकिन परिवार सुनता नहीं। पानी बदलता लगता है और उसे नौका से दूर खींचता है। स्थिति गंभीर होते ही टॉम उसकी आवाज सुनता है। वह हेलम की ओर दौड़ता है और नौका दूर की जूलिया की ओर चलती है। टॉम बच्चों की मदद से पानी में डूबता है। वे उसे जहाज पर खींचते हैं और उसे पुनर्जीवित करते हैं। टॉम गुस्से में है क्योंकि वह हमेशा तैराकों से कहता है कि पानी में जाने पर सूचित करें। जूलिया माफी मांगती है और यह घटना जल्द ही भूल जाती है। परिवार के पास खुशियां मनाने का कारण है। आज उनके बेटे बेन का 13वां जन्मदिन है। टॉम ने केक पर मोमबत्तियां जलाईं और सभी ने बेन को बधाई दी, जिसे उपहार मिले। और कैसी ने खुश परिवार की एक समूह की तस्वीर ली। उस समय कैसी का बॉयफ्रेंड उसे फोन करता है। उसने तैरने के बारे में पूछा, तभी अचानक एक तीव्र तूफान शुरू हो गया जो पिछली पृष्ठभूमि को बदल चुका था। कैसी चिंतित है, लेकिन उसके प्रेमी उसे आश्वस्त करते हैं कि वह सुरक्षित है। कनेक्शन काट जाता है। कैसी ने अपने माता पिता को भूमि पर तूफान के बारे में बताया, लेकिन फिर सभी को कुछ झटके महसूस हुए। डेक पर दौड़ा और नौका के चारों ओर बड़े पैमाने पर व्हेल के शव देखे। टॉम बताते हैं कि तूफान के दौरान कभी कभी व्हेल अप्रिय हो जाते हैं, लेकिन इन जानवरों के नौका को घेरने से उनकी सुरक्षा पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। टॉम पानी में डूब गया और जल्द ही घायल होकर जहाज पर लौट आया। यह पता लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है, उसने खुद को प्रोपेलर पर काट दिया। जूलिया ने अपने पति के कंधे के कट को सिलाया और वह बताता है कि नौका का शाफ्ट झुका हुआ दिखता है, संभवतः पूंछ की हड़ताल से। अब वे शायद नौकायन करने में सक्षम नहीं होंगे। कैसी ने संचार को फिर से स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। रेडियो भी कोई सिग्नल नहीं उठा रहा है। टॉम ने उनकी आपूर्ति की गणना शुरू की। लगभग 4 दिनों के लिए पर्याप्त पानी है, अधिक नहीं, लेकिन वे एक शिपिंग मार्ग पर हैं, इसलिए कोई उन्हें ढूंढना बाध्य है। बाहर से अशुभ आवाजें आती हैं। जब परिवार डेक पर चलता है तो वे आकाश से गिरते चमकती वस्तुओं को देखते हैं। वे करीब और करीब गिरते हैं और टॉम जोखिम लेते हुए इंजन शुरू करते हैं। वह नौका को अगले उल्कापिंड से दूर करने में सफल रहा, लेकिन इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। अगला वस्तु इतना करीब गिर जाता है कि परिवार देख सकता है कि वे पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह हैं। तेज हवा चलने लगती है और वाद्य यंत्र परेशान हो जाते हैं। डरावना परिवार नौका के अंदर छिप जाता है, जिसे लहरों से फेंक दिया जा रहा है। उन्होंने जीवन जैकेट पहने और सबसे बुरे के लिए तैयार किया जब एक अजीब घूंघट आवाज सुनी जाती है, जिससे नाक से खून बहने और मतली होती है। टॉम एक फ्लेयर बंदूक के साथ मदद के लिए संकेत देने की कोशिश करता है, लेकिन यह सब व्यर्थ है। परिवार शायद ही रात को जीवित रह सकता है। सुबह वे खुद को जीवित पाकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन नौका के किनारे एक खाई छेद है और यह स्पष्ट नहीं है कि वे अब भी क्यों तैरते हैं। परिवार बाहर जाकर हैरान हो जाता है। पानी चला गया और उनकी नाव एक पत्थरी रेगिस्तान के बीच में चट्टान पर खड़ी है, जहां एक बार समुद्र था। कुछ समय पश्चात टॉम अपने परिवार को यह समझाने की कोशिश करता है कि सभी नहीं मरे हो सकते। वह माप लेता है और महसूस करता है कि कंपास झूठ बोल रहा है, भ्रमित कर रहा है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ध्रुव बदल गए हैं। पृथ्वी पर ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है, लेकिन बहुत पहले ही है। समुद्र पीछे हट गया जहां भूमि थी। संभवतः मानवता नष्ट हो गई। कैसी इस सच को सहन नहीं कर पाती और अकेले रहने के लिए केबिन में भाग जाती है। जूलिया शेष आपूर्ति की सूची बनाती है और बेन ने गुब्बारे छोड़े, उम्मीद करते हैं कि कोई बचाने आएगा। इस बीच टॉम रेडियो चालू करता है, संकट संकेत भेजता है। अप्रत्याशित रूप से उसने जवाब सुना। यह एक छोटी पनडुब्बी के कप्तान नाउटो से है। जब आपदा हुई वे गहरे पानी के नीचे थे, इसलिए वे बचे। हालांकि सभी संचार प्रणालियां विफल हो गई हैं और मदद की उम्मीद व्यर्थ है। उनके अनुसार समुद्र 1 सप्ताह में लौटेगा और यह गंभीर होगा, इसलिए उन्हें उच्च भूमि खोजने की सलाह मिलती है। जूलिया ने बच्चों को सामान पैक करने का आदेश दिया और टॉम ने सीधे कप्तान से पूछा कि क्या वह बच्चों को बचा सकता है। नारुतो बताता है कि पनडुब्बी बहुत छोटा है। दुर्भाग्य से नारुतो के साथी की मृत्यु हो गई और वह केवल एक व्यक्ति ले सकता है। कुछ राजी करने के बाद टॉम नारुतो को दोनों बच्चों को लेने के लिए राजी करता है और वह अपना निर्देशांक प्रदान करता है। टॉम नॉटिकल मैप पर एक पाठ्यक्रम चार्ट करता है और कुछ दिनों में स्थान तक पहुंचने का वादा करता है। अगली सुबह परिवार अपने यात्रा के लिए तैयार होकर निकलने वाला था। टॉम डेक पर कदम रखता है और अचानक एक कुत्ते के साथ एक आदमी को करीब आते देखता है। वह उस व्यक्ति की ओर बढ़ा और उसका अभिवादन किया, परंतु देखा कि आदमी घायल था। वह यात्री को थोड़ा पानी देता है। व्यक्ति ने पानी पिया और अचानक टॉम के चेहरे पर घूंसा मारा, जिसे जूलिया ने देखा।
वह अपने पति की ओर दौड़ती है क्योंकि यात्री टॉम के छाती में एक अस्थायी भाला डालती है। कुत्ता जूलिया को पकड़े रहा, हालांकि वह डर से जम गई। अपने पति की सुरक्षा की चिंता किए बिना वह नौका की ओर दौड़ी। आदमी उसका पीछा कर चोट पहुंचाता है, फिर भी जूलिया डेक पर चढ़ जाती है और बच्चे उसकी सहायता के लिए दौड़ते हैं। एक साथ वे केबिन के दरवाजे को बैरिकेड करते हैं। जूलिया कैसी और बेन को लॉकर में छिपाती है और अपनी बेटी को फ्लेयर बंदूक देती है। इस बीच हत्यारा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और सफल हो जाता है। जूलिया बाथरूम में अपने घाव को पैच करते हुए छिपी रहती है। घुसपैठी गैली की ओर जाती है और भोजन लेती है। यह स्पष्ट है कि वह बहुत भूखा है। भोजन का एक डिब्बे पकड़कर आदमी नौका की तलाश शुरू करता है, जबकि जूलिया खुद को रसोई चाकू से हथियार देता है। वह केबिन में प्रवेश करता है, लेकिन महिला बोर्ड से कूदकर छिप जाती है। हत्यारा छेद के माध्यम से देखता है, लेकिन उसे नहीं देखता है। हालांकि कुत्ता जूलिया पर हमला करता है, उसे मारने के लिए मजबूर करता है। आदमी चिल्लाते सुनता है, बाहर जाता है और कुत्ते का शरीर पाता है। इस बीच जूलिया विपरीत तरफ पोर्थोल के माध्यम से नौका पर वापस चढ़ जाती है। वह सीधे हत्यारे के हाथों में गिर जाती है। वह उसे पीटा, सोफे पर फेंक दिया और उसका गला पकड़ लिया। उसका गला घोंटने का इरादा रखा। कैसी ने यह सब देखा और महसूस किया कि यह अंतिम उपाय है। वह लॉकर खोलती है और आदमी पर फायरिंग करती है। गोली ने उसे एक तरफ फेंक दिया, लेकिन फ्लेयर ने नौका को आग लगा दी। जूलिया बच्चों को भागने का आदेश देती है, जबकि वह गैली में घुस जाती है। हत्यारा केवल घायल हुआ, फिर हमला करने की कोशिश करता है। जूलिया ने उसे लात मार डाली, पैक किए गए बैग को पकड़ा और बोर्ड से कूद दिया, जहां बेन को अपने पिता का शव मिला। कैसी लाश की ओर दौड़ती है और उस पर रोती है। जूलिया अपने मृतक पति को चुंबन देती है, लेकिन हत्यारे को जलती हुई नाव से छलांग लगाते देखकर वह बच्चों को ले जाती है और चली जाती है। नाव उनके पीछे फट गई। परिवार पत्थरी रेगिस्तान में चलता है और जल्द ही एक चट्टानी घाटी में शरण लेता है, जहां एक धारा बहती है। हालांकि पानी नमकीन और पीने योग्य नहीं है। कैसी अपने भाई के साथ थोड़ी मात्रा में पानी साझा करती है, लेकिन वह पीने से इनकार कर देती है। लड़का यह मानते हुए दोषी महसूस करता है कि हत्यारा आया क्योंकि उसने गुब्बारे देखे थे। कैसी इस विचार को व्यक्त करती है, लेकिन जूलिया उसे रोककर अपने बेटे का बचाव करती है। यह समझाती है कि कोई नुकसान नहीं था। वह बच्चों से कहती है कि वे खुद को तैयार करें क्योंकि लंबी यात्रा का इंतजार है, और फिर वह हत्यारे को देखती है। अभी भी उनके निशान का पीछा करते हुए परिवार जल्दबाजी में आगे बढ़ता है। उस शाम बेन एक शार्क का शव पाता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया पीछा करने वाले को देखकर बच्चों को भागने को कहती है। वे बाढ़ में आए जहरीले कचरे के बैरल वाले क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जूलिया संदूषण के खतरे के बावजूद बच्चों से आगे बढ़ने को कहती है, जानते हुए कि हत्यारा उनके पीछे है। परिवार पूर्व समुद्र तल के साथ चलता है, प्लास्टिक और अन्य कचरे के बीच से गुजरता है। जूलिया देखती है कि बेन गंभीर रूप से निर्जलीकृत है और उसे पानी की अंतिम बूंदें देती है। कैसी मानती है कि जीवित रहने का कोई मौका नहीं है, लेकिन जूलिया उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देती है। अंततः उन्हें एक विमान का धड़ मिला, जो बहुत पहले समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और बाकी के अंदर रेंगता है। जूलिया परिवार की अंतिम तस्वीर देखती है और टॉम के साथ अपनी पहली मुलाकात की कहानी सुनाती है, जो उसके अस्पताल में हुई थी। बच्चे अपने पिता को याद करते हुए रोते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं। रात में कैसी एक शोर से जागती है और विमान के पास बाहर कदम रखती है। अंधेरे से हत्यारा पास आता है, बिना जाने की लड़की चाह रहा है। जब वह उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा है, तो जूलिया ने उसे घात लगाकर चाकू मार दिया। सुबह के समय परिवार अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी करता है। यह देखकर कि हथियारों के शव खुले हैं, संकेत है कि रेगिस्तान में कुछ अधिक खतरनाक छिपा है। वे आगे बढ़ते हैं। जूलिया ने नक्शे से परामर्श किया और बेन हठात आगे बढ़ा। उसकी माँ उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन लड़का एक नमकीन गड्ढे की ओर दौड़ता है और कुछ पानी पीने में सफल रहता है। जूलिया उसे खींचती है, लेकिन लड़का बीमार हो जाता है। जल्द ही वे कुछ प्लास्टिक की कुर्सियों से मिले और सूरज के अंदर आराम करने से एक अस्थायी आश्रय बनाते हैं। अचानक जूलिया को अजीब आवाजें सुनती हैं। वह बाहर कदम रखती है और कुछ ऐसा देखती है जो उसे बच्चों को जगाने पर मजबूर कर देता है। नए खतरे को महसूस करते हुए वे भागने लगे। जल्द ही वे दूरी में एक बड़ा जहाज देखते हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त कंटेनरों और कुछ भटकने वाले लोगों से घिरा है। जूलिया ने उन्हें बुलाया, पर वे विशाल केकड़ों को देखकर कंटेनर में भागते हैं और दरवाजे बंद करते हैं। जूलिया की मदद की पुकार अनसुनी करते हुए तीनों कंटेनर पर चढ़ते हैं, जबकि केकड़े जूलिया के पैर पर हमला कर देते हैं। जूलिया, कैसी और बेन कंटेनर पर बैठते हैं, केकड़ों को दरार से अंदर घुसते और सबको मारते हुए देखते हैं। लोगों के प्रयासों को नजरअंदाज कर जूलिया अपने पैर पर दुपट्टा बांधती है और बाहर निकलती है। अगली सुबह वह अकेली उठती है, डर में बच्चों को पुकारती है। पता चलता है कि केकड़े चले गए हैं और बच्चे भोजन और हथियार ढूंढने गए हैं। जूलिया अपने घाव की काउटरी करती है, जबकि बेन हथियारों की जांच करता है। कंटेनरों की खोज में उन्हें एक मृत व्यक्ति की जेब से थोड़ा भोजन और पानी मिलता है।
जूलिया एक रेडियो पाती है और बताती है कि गहरे समुद्र के आर्थ्रोपॉड ने भी उस पर हमला किया था। उनकी जानकारी के अनुसार समुद्र जल्द ही लौट आएगा जिससे प्राणी उठे हैं। जूलिया अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाती है, पर वह अनिश्चित है कि कहां जाना है, क्योंकि अब उसके पास नक्शा नहीं है। बेन दिशा देखता है और परिवार उसकी ओर बढ़ता है। जल्द ही वे दूरी में एक पीली पनडुब्बी देखते हैं, लेकिन पूर्व समुद्री तल के इलाके के कारण इसे पहुंचना मुश्किल है। कैसी बच्चों को बचाने के विचार से असहमत होती है, पर जूलिया जवाब नहीं देती और परिवार आगे बढ़ता है। उन्हें जहरीले कचरे से दूषित घाटी से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। एक बिंदु पर वे चट्टान में पकड़ जाते हैं और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वह उन्हें जारी रखने का आदेश देती है। चूंकि कैसी ने मना कर दिया, तो जूलिया ने उससे अपने भाई को बचाने की भीख मांगी। कैसी और बेन घाटी से बाहर निकलते हैं और पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं है। अचानक अब बुरी तरह घायल नाव के पीछे से उभर रहा है। वह स्वीकारता है कि उसके पास जीवित रहने का मौका नहीं है और उन्हें बोर्ड पर चढ़ने का आदेश देता है। लेकिन कैसी अपनी मां के लिए वापस जाती है, जो केकड़ों को रोक रही है। उसकी गोलियां लगभग खत्म हो गई। कैसी चट्टान बांधा पर चढ़ गई और अपनी मां की ओर अपना हाथ फैलाती है। वे पनडुब्बी तक पहुंचने में कामयाब रहे, जैसे केकड़े अब पार हो गए जो अपने पंजे में मर गए। परिवार नाव पर चढ़ जाता है और तब एक समुद्र की लहर क्षितिज पर चढ़ती है। पानी पनडुब्बी को उठाता है और इसे चट्टानों के पार खींचता है। और जैसे ही जूलिया पिछले कुछ दिनों की घटनाएं उसकी आंखों के सामने चमकती हैं, वह बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो उसे एक जहाज रुक गया पाता है। जूलिया हैच खोलती है और परिवार खुद को एक उजड़े शहर में पाता है जो लहर द्वारा वहां ले जाया गया था। एक महान अवधारणा के बावजूद यह फिल्म प्रभाव छोड़ने में असफल रही, मुख्य रूप से इसकी निर्माण में हुई कई गलतियों के कारण।